नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिद्धवाइस में। सिद्धवाइस की तरफ से हमने जो एनसीईआरटी की डिकोडिंग सीरीज चालू की है, उस सीरीज में हम बात कर रहे हैं 7वीं क्लास की एनसीईआरटी ज्योग्राफी बुक की। और आज के इस लेक्चर में हम इसी बुक के तीसरे चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है आवर चेंजिंग अर्थ। मतलब जो हमारी अर्थ है उस पर किस प्रकार के चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, इन सारी चीजों की यहाँ पर हम आज के इस लेक्चर में बात करेंगे। तो चलिए आज के हमारे पहले कंसेप्ट से यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं, जो कि है लिथोस्फेरिक प्लेट। तो हम लिथोस्फेरिक प्लेट किसे कहेंगे? द लिथोस्फीयर इज ब्रोकन इनटू नंबर ऑफ प्लेट नोन एज लिथोस्फेरिक प्लेट। These plate move around very slowly, just a few millimeter each year. This is because of the movement of the molten magma inside the earth. The molten magma inside the earth move in a circular manner as shown in the activity. तो चलिए यहाँ पर हम लिथोस्फेरिक प्लेट को समझने की कोशिश करेंगे। जो हमारा अर्थ है उसका सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा है उसे हम लिथोस्फीयर के नाम से जानते हैं। और ये जो लिथोस्फीयर है उस पे हमें इस प्रकार के कई सारे ब्रेक्स या कई जगहों पे ये लिथोस्फीयर हमें टूटा हुआ देखने को मिलता है। अब ये जो टूटा हुआ एरिया है तो ये क्या बन जाएगा? इट विल बी बिकम आवर लिथोस्फेरिक प्लेट। तो ये बन जाएंगे हमारे लिथोस्फेरिक प्लेट नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। तो इस प्रकार के कई सारे लिथोस्फेरिक प्लेट हमें हमारे अर्थ के सरफेस पे देखने को मिलते हैं। अब ये जो लिथोस्फेरिक प्लेट है, दे आर मूविंग टू ईच अदर और दे आर आल्सो मूविंग अपार्ट फ्रॉम टू ईच अदर। मतलब अभी के दिनों में इनकी जो मूवमेंट है वो हमें देखने को मिलती है, लेकिन ये जो मूवमेंट है वो काफी स्लो हमें देखने को मिलती है। अगर एक साल की अगर यहाँ पर हम बात करें, ये जो प्लेट की मूवमेंट है वो हमें फ्यू मिलीमीटर्स में देखने को मिलती है। अब ये जो लिथोस्फेरिक प्लेट है इनका मूवमेंट होता है, उसका रीजन क्या है? देखिए, जब हमने इंटीरियर ऑफ द अर्थ इस चैप्टर को पढ़ा था तब हमने इस प्रकार से अर्थ के 3 लेयर देखे थे। ये हमारा पहला लेयर था, ये दूसरा और आखिर में यहाँ पे हमें तीसरा लेयर देखने को मिलता था। जो दूसरा लेयर है उसे हमने नाम दिया था मेंटल, और इसी एरिया में हमें मोल्टेन मैग्मा ये मटेरियल देखने को मिलता है। मोल्टेन मैग्मा जो मटेरियल होता है वो सेमी लिक्विड फॉर्म में हमें देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पे मेंटल में हमें देखने को मिलता है। अब ये जो मोल्टेन मैग्मा है इट्स मूव इन अ सर्कुलर डायरेक्शन, जिसके कारण यहाँ पे जो ऊपर के एरिया में जो लिथोस्फीयर हमें देखने को मिलता है वहां पे एक ट्रेस सा बन जाता है, जिसके कारण यहाँ पे कई सारे ब्रेक्स बनते हुए हमें देखने को मिलते हैं, जिसके कारण हमें हमारे अर्थ सरफेस पे लिथोस्फेरिक प्लेट का निर्माण होता हुआ देखने को मिलता है। तो यहाँ पे साइड में हमें ग्लोसरी में लिथोस्फेरिक प्लेट के बारे में कुछ एडिशनल जानकारी दी गई है, उसको भी जरा यहाँ पर हम देख लेते हैं। The earth crust consists of several large and small, rigid, irregular shaped plates called slab, which carry continents and ocean floor. देखिए, जो हमारे लिथोस्फेरिक प्लेट है वो साइज में काफी बड़े हैं, उसी समय उनकी साइज काफी छोटी भी हमें देखने को मिलती है, जो कि हमें रिजिड फॉर्म और इरेगुलर फॉर्म में देखने को मिलती है। इसका मतलब ये जो एरिया है एक तो ठोस है और दूसरे यहाँ पे जो वेरियस लैंडफॉर्म हमें देखने को मिलता है, एक प्रकार का लैंडफॉर्म इस एरिया में हमें देखने को नहीं मिलता। और इसी एरिया में, इसी लिथोस्फेरिक प्लेट पे आज के दिनों में हमें कॉन्टिनेंट्स और जो हमारे ओशन है वो एरिया देखने को मिलता है। द मूवमेंट ऑफ द प्लेट कॉजेस चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। देखिए, ये जो हमारे लिथोस्फेरिक प्लेट है उनकी जो मूवमेंट होती है उसके कारण हमारा जो अर्थ का सरफेस है वहां पे कई सारे चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं और वहां पे कई सारे बदलाव आते हुए यहाँ पे हम देख सकते हैं। अब ये जो मूवमेंट है उसका रीजन क्या है? इस प्रकार के मूवमेंट वहां पे हमें क्यों देखने को मिलते हैं? तो इस चीज को जरा यहाँ पर हम देख लेते हैं। इसके दो रीजन है, इसकी दो फोर्सेस है, जिनमें पहली है इंडोजेनिक फोर्स और दूसरी है एक्सोजेनिक फोर्स। जो ये इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्स है, इनका जो वर्ड का ओरिजिन है उसको समझते हैं और इसके बाद इन डिटेल में इन फोर्सेस को हम यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे। पहले वर्ड का ओरिजिन देख लेते हैं। इंडो का मतलब होता है इनसाइड। इनसाइड मतलब जो हमारा अर्थ है, अर्थ के अंदरूनी हिस्से में
यहाँ पे इंडो का मतलब होता है और एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड। मतलब जो हमारे अर्थ है उसका जो सरफेस का एरिया है उस एरिया पे जो भी बदलाव हमें देखने को मिलते हैं वो इस प्रोसेस के द्वारा देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे ये जो जेनिक वर्ड देखने को मिलता है उसका असली मतलब है ओरिजिन, मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट या असल में जहाँ पे उस वर्ड की या उस प्रोसेस की उत्पत्ति हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पे इंडोजेनिक से मतलब होगा जो फोर्सेस अर्थ के अंदरूनी हिस्से पे कार्य करती है, और एक्सोजेनिक से मतलब होगा जो फोर्सेस जो अर्थ के सरफेस पे काम करती है। तो इन्हीं फोर्सेस को इन डिटेल में हम पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे इंडोजेनिक फोर्सेस को। इंटीरियर ऑफ द अर्थ इंडोजेनिक फोर्सेस समटाइम प्रोड्यूस सडन मूवमेंट एंड एट द अदर टाइम प्रोड्यूस स्लो मूवमेंट। Sudden movement like earthquake and volcano causes mass destruction over the surface of the earth। देखिए जो इंडोजेनिक फोर्स है जैसा कि हमने बात की वो अर्थ के अंदरूनी हिस्से पे बल लगाती है, अंदरूनी हिस्से पे उसके द्वारा मूवमेंट हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे हमें दो प्रकार की मूवमेंट देखने को मिलती है जिनमें एक है सडन मूवमेंट और दूसरी है स्लो मूवमेंट। तो यहाँ पे जो सडन मूवमेंट है उसका एग्जांपल दिया गया है अर्थक्वेक और वोल्केनो, मतलब एकाएक से यहाँ पे जो मूवमेंट हमें देखने को मिलती है वो सडन मूवमेंट के अंदर आती है। और दूसरा है स्लो मूवमेंट, इसका एग्जांपल हम माउंटेन बिल्डिंग या वैली बिल्डिंग ये ले सकते हैं। तो ये दो महत्वपूर्ण मूवमेंट हमें इंडोजेनिक फोर्स के अंदर देखने को मिलती है। एक्सोजेनिक फोर्स की अगर बात करें, फोर्स दैट वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एक्सोजेनिक फोर्स। जो फोर्स अर्थ के सरफेस पे कार्य करता है या बल लगाता है तो उसे कहा जाता है एक्सोजेनिक फोर्स। यहाँ पे नीचे हमें एक डायग्राम दी गई है, इस डायग्राम के माध्यम से काफी आसानी से हम इंडोजेनिक फोर्स और एक्सोजेनिक जो फोर्स है इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझेंगे, उसी समय उसके कुछ एग्जाम्पल भी यहाँ पर हम देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे इस डायग्राम को समझने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करेंगे अर्थ मूवमेंट से। यहाँ पे अर्थ की दो प्रकार की मूवमेंट हमें देखने को मिलती है, एक है इंडोजेनिक फोर्स के द्वारा और दूसरी है एक्सोजेनिक फोर्स के द्वारा। इंडोजेनिक फोर्स में हमें दो प्रकार की फोर्सेस देखने को मिलती है जिनमें पहली है सडन फोर्स और दूसरी है डायस्ट्रोफिक फोर्स, मतलब जो स्लो फोर्स होती है, जो स्लो मूवमेंट होती है उसका दूसरा मतलब होता है डायस्ट्रोफिक फोर्स। यहाँ पे सडन फोर्स में हमें अर्थक्वेक देखने को मिलता है, वोल्केनो देखने को मिलता है और लैंडस्लाइड या जिसे हम भूस्खलन कहते हैं वो भी यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। डायस्ट्रोफिक फोर्सेस में मतलब जो स्लो मूवमेंट है उसमें हमें माउंटेन बिल्डिंग का फोर्स देखने को मिलता है और उसी समय हमें वैली बिल्डिंग का फोर्स भी इसी दरमियान देखने को मिलता है। यहाँ पे तो हमने बात की इंडोजेनिक फोर्स की, दूसरी तरफ हम बात करेंगे एक्सोजेनिक फोर्स की। यहाँ पे दो प्रकार की प्रोसेस हमें देखने को मिलती है जिनमें पहली है इरोजनल और दूसरी है डिपोजिशनल। अब यहाँ पे जो ये इरोजन और ये डिपोजिशन ये दो फोर्सेस है, ये जो दो फोर्सेस है इनको बल देने का काम रिवर के द्वारा किया जाता है, विंड के द्वारा किया जाता है, सी वेव्स और ग्लेशियर के द्वारा किया जाता है। मतलब इन्हीं की सहायता से हमें हमारे अर्थ के सरफेस पे इरोजन और डिपोजिशन ये दो प्रोसेस बनते हुए देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से इन डिटेल में यहाँ पे हमने बात की इवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म की, उसी समय यहाँ पे इन डिटेल में हमने इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक जो फोर्सेस होते हैं और उनके बीच में क्या डिफरेंस है इस चीज को यहाँ पे समझा। पहले यहाँ पर हम बात करेंगे इंडोजेनिक फोर्स की और उससे बनने वाले महत्वपूर्ण लैंडफॉर्म की। तो यहाँ पे जो इंडोजेनिक फोर्स का पहला एग्जांपल है वो है वोल्केनो, इसे हम इन डिटेल में पढ़ेंगे। अ वोल्केनो इज अ वेंट ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मोल्टेन मटेरियल इरप्ट्स सडनली। देखिए वोल्केनो एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा एरिया है जहां पे अर्थ के सरफेस पे मोल्टेन मटेरियल आता हुआ या स्प्रेड होता हुआ हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार का जो पूरा का पूरा प्रोसेस होता है उसे हम कहेंगे वोल्केनो। यहाँ पे साइड में हमें वोल्केनो की एक पिक्चर दी गई है, इसी पिक्चर को इन डिटेल में हम पढ़ेंगे और इसी की सहायता से पूरा का पूरा जो वोल्केनो और उसका स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे शुरू में यहाँ पे हम मैग्मा चैम्बर से शुरू करेंगे। देखिए यहाँ पे हमें मेंटल देखने को मिलता है और मेंटल के एरिया में हमें मैग्मा चैम्बर मतलब जो मोल्टेन मटेरियल है जिसके हम इसके पहले स्लाइड में बात कर चुके हैं वो एरिया यहाँ पे इस जगह देखने को मिलता है।
मेंटल के बाद जो ऊपर वाला जो एरिया है, जो ऊपर वाली लेयर है वो है क्रस्ट। अब इस एरिया में यहाँ पे जो वोल्केनो है उसको एक वीक पॉइंट मिला है और इसी वीक पॉइंट से जो मैग्मा होगा वो क्या होगा, जो हमारे अर्थ के सरफेस पे इरप्ट होगा, हमारे अर्थ के सरफेस पे वो स्प्रेड होना शुरू करेगा। सबसे पहले यहाँ पे एक लेयर बनेगी, उसके बाद दूसरी लेयर इस प्रकार से, और आखिर में इस प्रकार से पूरा का पूरा वोल्केनो का स्ट्रक्चर या कोनिकल माउंटेन यहाँ पे बनता हुआ हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे वोल्केनो के स्ट्रक्चर में सबसे महत्वपूर्ण एक ओपनिंग पॉइंट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है जिसे कि हम वेंट कहते हैं। तो ये मुख्य वेंट या प्रमुख वेंट यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। उसी समय और दो भी वेंट हमें यहाँ पे देखने को मिलती है जो कि एक सब ब्रांचेस का काम करती है और जिसके थ्रू यहाँ पे जो मैग्मा है वो भी यहाँ पे स्प्रेड होता हुआ हमको देखने को मिलता है। अगर यहाँ पर हम वोल्केनो की टॉप की बात करें तो उसे हम वोल्केनिक क्रैटर कहेंगे। उसके बाद जो मुख्य ओपनिंग पॉइंट है उसे हमने वेंट ये नाम दिया है। और लावा हम किसे कहते हैं? देखिए, जो मैग्मा मटेरियल होता है या जो मोल्टेन मटेरियल होता है, जब कभी भी वो अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ होता है तब उसे हम मैग्मा कहेंगे। मतलब अभी तक ये मोल्टेन मटेरियल अर्थ के सरफेस पे आया नहीं है तब तक उसे हम मैग्मा कहेंगे। लेकिन जब ये मटेरियल अर्थ के सरफेस पे आएगा, स्प्रेड हो जाएगा और आखिर में ठंडा बन जाएगा, उसके बाद इसे हम नाम देंगे लावा। तो जो मैग्मा को ही यहाँ पे हम लावा कहेंगे। जो वोल्केनो है उसका जो ओपनिंग पॉइंट है वहां से हमें कुछ एसेस भी बाहर आती हुई देखने को मिलती है। उसी समय हमारे एटमॉस्फेयर में कई सारे गैसेस यहाँ पे इन्वॉल्व होती हुई यहाँ पे इस प्रोसेस के द्वारा हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे इन डिटेल में हमने वोल्केनो का स्ट्रक्चर समझा। तो अब आगे यहाँ पर बात करेंगे अर्थक्वेक की। तो अर्थक्वेक हम किसे कहेंगे? व्हेन द लिथोस्फेरिक प्लेट मूव द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट्स, द वाइब्रेशन कैन ट्रेवल ऑल राउंड द अर्थ, दिस वाइब्रेशन आर कॉल्ड अर्थक्वेक। देखिए, अर्थक्वेक हम किसे कहेंगे? यहाँ पे एक स्मार्टफोन का एग्जांपल यहाँ पर हम लेंगे। हम क्या करते हैं, जो हमारा मोबाइल फोन है उसको वाइब्रेट मोड पे रखते हैं, जिसके कारण जब कभी इस मोबाइल पे कोई मैसेज या कोई कॉल आता है तो ये पूरी तरह से वाइब्रेट, मतलब ये पूरी तरह से एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि कांपने लगता है। तो उसी प्रकार का सेम मूवमेंट जब हमारा अर्थ का जो लिथोस्फीयर है और उसकी जो प्लेट्स है वो मूव करती है, उसी प्रकार का वाइब्रेशन हमें हमारे अर्थ के सरफेस पे देखने को मिलता है और उसी को कहा जाता है अर्थक्वेक। तो यहाँ पे मोबाइल और अर्थक्वेक एक सेम चीजें हैं। जो अर्थ है उसका जो शेकिंग होता है, मतलब उसका जो वाइब्रेशन हमें अर्थ के सरफेस पे देखने को मिलता है, उसी को हम यहाँ पे अर्थक्वेक कहेंगे। और ये जो वाइब्रेशन होता है हमारे अर्थ पे हर जगह हर स्थिति में हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे अर्थक्वेक से रिलेटेड दो महत्वपूर्ण पॉइंट की यहाँ पर बात करेंगे, जिनमें पहला है फोकस और दूसरा है एपिसेंटर। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है उसको फिर से एक आकृति के माध्यम से यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे। तो फोकस हम किसे कहेंगे? द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट इज कॉल्ड फोकस। तो देखिए, जो हमारा अर्थ है, जो क्रस्ट का एरिया है, वहां पे एक ओरिजिन पॉइंट होता है, मतलब जहां पे अर्थक्वेक का फॉर्मेशन हुआ है, तो उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? उस पॉइंट को हम फोकस कहेंगे। ये बन जाएगा हमारा फोकस पॉइंट। तो एपिसेंटर हम किसे कहेंगे? The place on the surface above the focus is called epicenter. Vibration travel outward from the epicenter as a wave. Greatest damage is usually closest to the epicenter and the strength of the earthquake decreases away from the center. तो देखिए, यहाँ पे जो हमारे अर्थ का सरफेस है जो कि फोकस से सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट पे हमें देखने को मिलता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे ईपी सेंटर। ये बन जाएगा हमारा एपिसेंटर। एपिसेंटर और फोकस के बीच में सबसे कम अंतर हमें देखने को मिलता है, मतलब जो फोकस का पॉइंट है सबसे क्लोजेस्ट एरिया में जो पॉइंट आएगा हमारे अर्थ के सरफेस पे, तो उसे हम एपिसेंटर कहेंगे। अब सबसे क्लोजेस्ट होने के कारण इस एरिया में अर्थक्वेक के द्वारा सबसे अधिक मात्रा में डैमेज हमें देखने को मिलता है। और जैसे जैसे हम एपिसेंटर से दूरी बनाती जाए, अर्थक्वेक के द्वारा बनने वाला जो डैमेज है वो हमें कम देखने को मिलता है। और यहाँ पे अर्थ के सरफेस पे इस प्रकार की लहरें या वेव्स बनती हुई हमें देखने को मिलती है, जो कि अर्थ के हर दिशा में बनती हुई हम उसे देख सकते हैं। तो यहाँ पे इन डिटेल में हमने बात की अर्थक्वेक की।
आगे अर्थक्वेक को इन डिटेल में यहाँ पर हम एक पिक्चर के माध्यम से समझेंगे। उससे पहले यहाँ पे अर्थक्वेक से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स है, उनको भी देख लेते हैं। अर्थक्वेक कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, द इम्पैक्ट कैन बी सर्टेनली बी मिनिमाइज्ड इफ वी आर प्रिपेयर्ड बिफोर द हैंड। देखिए, जो अर्थक्वेक है उसका प्रेडिक्शन हम नहीं कर सकते कि भविष्य में अर्थक्वेक कब आएगा। तो यहाँ पर एक ही चीज हम कर सकते हैं, जो अर्थक्वेक के द्वारा जो डैमेज हमें देखने को मिलता है उस डैमेज को हम कम से कम कर सकते हैं। सम कॉमन अर्थक्वेक प्रेडिक्शन मेथड adopted locally by the people include the studying of the behavior of the animals, fish in the pond get agitated, snake come out the surface। लेकिन जो हमारा नेचर है उसमें जिस प्रकार का बिहेवियर हमें अर्थक्वेक के समय या उससे पहले देखने को मिलता है, उसके आधार पर हम वहां पे अर्थक्वेक को थोड़ी बहुत मात्रा में उसे हम जज कर सकते हैं। जैसे कि एनिमल का बिहेवियर, मतलब जो प्राणी होती है उनके बिहेवियर में कई सारे चेंजेस हमें देखने को मिलता है। उसी समय जो पॉन्ड्स का एरिया होता है वहां पे जो भी फिशेस हमें देखने को मिलते हैं उनमें एक प्रकार से काफी हलचल देखने को यहाँ पे इस टाइम पे हमें देखने को मिलती है। और जो स्नेक होते हैं दे आर कम आउट ऑन द सरफेस। तो इनके माध्यम से हम ये प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि इस एरिया में भूकंप या अर्थक्वेक आने की संभावना काफी अधिक है। यहाँ पे साइड में हमें डू यू नो ये पॉइंट दिए गए हैं और इनमें कुछ फैक्ट भी हमें देखने को मिलते हैं, उनको जरा यहाँ पर हम देख लेते हैं। यहाँ पर हम पहला जो डू यू नो है उसमें बात करेंगे 3 टाइप ऑफ अर्थक्वेक वेव की। मतलब जो हमारा अर्थक्वेक है उसके द्वारा जो भी लहरें या वेव का जनरेशन या फॉर्मेशन होता है उसको यहाँ पर हम देख लेते हैं। इनमें सबसे पहली वेव है जिसे कि पी वेव्स के नाम से जाना जाता है, जिसे लॉन्गिट्यूडनल वेव भी कहा जाता है। दूसरी है एस वेव जिसे ट्रांसवर्स वेव भी कहा जाता है। और आखिर में तीसरी वेव हमें देखने को मिलती है जिसे यल वेव या जिसे सरफेस वेव नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे हमने अर्थक्वेक और उसके 3 महत्वपूर्ण वेव की बात की। दूसरी तरफ यहाँ पे हम अर्थक्वेक के कुछ फैक्ट को देखेंगे। एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड विद द मशीन कॉल्ड सिस्मोग्राफ। द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन द रेक्टर स्केल। An earthquake of 2.0 or less can be felt only little. An earthquake over 5.0 can cause damage from the things falling. A 6.0 or higher magnitude is considered very strong and 7.0 is classified as a major earthquake। तो यहाँ पे जो अर्थक्वेक है उसको नापने वाली एक मशीन है जिसका नाम है सिस्मोग्राफ। जो अर्थक्वेक है उसको नापने का काम इस मशीन के द्वारा किया जाता है। और जो अर्थक्वेक है उसकी तीव्रता नापने का काम रिक्टर स्केल के माध्यम से किया जाता है। यहाँ पे 2.0 और 5.0 के बीच का जो अर्थक्वेक होता है उतना डेंजरस या उतना हानिकारक हमें देखने को नहीं मिलता, लेकिन 6.0 एंड 7.0 खासकर 7.0 उसके ऊपर का जो अर्थक्वेक हमें देखने को मिलता है उसके कारण कई सारे डैमेज यहाँ पे हम देख सकते हैं। चलते हैं आगे। आगे इस पिक्चर के माध्यम से इन डिटेल में काफी अच्छी तरह से हम ओरिजिन ऑफ द अर्थक्वेक को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे प्लेट बाउंड्री की। प्लेट बाउंड्री को यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पे प्लेट बाउंड्री, ये जो व्हाइट एरिया या व्हाइट लाइन आपको नजर आ रही है तो ये बन जाएगी प्लेट बाउंड्री। यहाँ पे 2 प्लेट हमें देखने को मिलती है, प्लेट नंबर 1 और ये दूसरी यहाँ पे हमें प्लेट नंबर 2 देखने को मिलती है। अब ये जो 2 प्लेट है इन दोनों के बीच में ये जो एरिया है तो इसी को हम कहेंगे प्लेट बाउंड्री। दूसरी तरफ यहाँ पर हम फोकस का जो पॉइंट है उसको फिर से समझने की कोशिश करेंगे। जो अर्थ का क्रस्ट का एरिया है, मतलब जो अर्थ का सरफेस का एरिया है उसके अंडर बीनीथ यहाँ पे हमें फोकस का पॉइंट देखने को मिलता है, जहां पर अर्थक्वेक का ओरिजिन हमें या अर्थक्वेक का फॉर्मेशन या स्टार्टिंग पॉइंट देखने को मिलता है। उसके बाद हमने बात की थी इपिसेंटर की। इपिसेंटर कौन सा एरिया है? इपिसेंटर वो एरिया था जो कि फोकस से सबसे कम दूरी पे हमें देखने को मिलता है। इस पिक्चर के माध्यम से भी आप फोकस और इपिसेंटर के बीच में सबसे कम दूरी को आप आसानी से लोकेट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर हमने बात की थी सेस्मिक वेव की। जो हमारे अर्थ का सरफेस है वहां पे
कई सारे अर्थक्वेक की वेव हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे इस पिक्चर में आप ये कई सारी वेव देख पा रहे होंगे। यहाँ पे 1 2 3 4 और ये 5 इस प्रकार की कई सारे वेव हमें हमारे अर्थ के सरफेस पे देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से इन डिटेल में यहाँ पे हमने अर्थक्वेक को समझा और इसी के साथ भी जो इंडोजेनिक फोर्सेस थे और उनके द्वारा जो भी बदलाव हमें हमारे अर्थ के सरफेस पे देखने को मिलते थे उसको इन डिटेल में पढ़ा है। तो अब यहाँ पर आगे हम बात करेंगे एक्सोजेनिक फोर्सेस की, जिनमें हम बात करने वाले हैं मेजर लैंडफॉर्म ऑफ द अर्थ। The landscape is being continuously worn away by two processes, that is weathering and erosion। जो हमारा लैंड है मतलब जो हमारे अर्थ का सरफेस का जो एरिया है वो कंटिन्यूस वे में यहाँ पे उसका इरोजन होता हुआ हमें देखने को मिलता है। इसका रीजन क्या है? उसका एक रीजन है वेदरिंग और दूसरा है इरोजन। इन दोनों के कारण जो हमारे अर्थ का सरफेस का जो लैंड है वहां पे कई सारे चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, जिनमें सबसे पहले हम बात करेंगे वेदरिंग की। वेदरिंग इज द ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। देखिए वेदरिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे जो हमारे अर्थ का जो सरफेस का जो एरिया है वहां पे जो भी रॉक हमें देखने को मिलता है उसमें कई सारे ब्रेक्स आ जाते हैं, जिसके कारण ये जो रॉक है यहाँ पे कई छोटे छोटे टुकड़ों में इस प्रकार से यहाँ पे हमें बिखरता हुआ देखने को मिलता है। और आखिर में ये जो रॉक है उसकी हाइट डेफिनेटली हमें कम देखने को मिलेगी बिकॉज ऑफ ये पूरी तरह से अब इरोड हो चुका है। तो इस प्रकार का जो प्रोसेस होता है उसे कहा जाता है वेदरिंग। जो वेदरिंग का जो प्रोसेस होता है वहां पे फिजिकल और केमिकल ये जो प्रोसेस होते हैं वो काफी एक्टिव वे में देखने को मिलती है। इन्हीं प्रोसेस को जब हम अगली क्लास की बात करेंगे तब उनको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हमें खाली जो वेदरिंग का प्रोसेस है उसी को समझना है। अब वेदरिंग के प्रोसेस में यहाँ पे जो भी मटेरियल होगा वो दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट होता हुआ या दूसरी जगह पे उसका स्थानांतर होता हुआ हम नहीं देख सकते, लेकिन जो इरोजन का प्रोसेस है वो हमें थोड़ा वेदरिंग के प्रोसेस से डिफरेंट देखने को मिलता है। इरोजन इज द वेयरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट लाइक वाटर, wind and ice। The eroded material is carried away or transported by water, wind, etc. and eventually deposited। This process of erosion and deposition create different landform on the surface of the earth। अब यहाँ पर हम जो इरोजन का प्रोसेस है उसको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर मान लीजिए और एक चट्टान है। अब ये जो चट्टान है इसमें भी कई सारे ब्रेक बनते हुए ये भी चट्टान कई सारी जगहों से टूटती हुई हमें देखने को मिलेगी, जिसके कारण इस एरिया में इस चट्टान से रिलेटेड छोटे छोटे टुकड़े या छोटे छोटे कंकर इस एरिया में हमें इस प्रकार से देखने को मिलेंगे। विद द पीरियड ऑफ टाइम इनका साइज हमें स्मॉल बनता हुआ देखने को मिलेगा। तो यहाँ तक जो प्रोसेस था इट इज सेम एज लाइक द वेदरिंग प्रोसेस, लेकिन यहाँ पे जो एजेंट होते हैं जो कि इरोजन का काम करते हैं जिनमें से एक है वाटर, दूसरा है विंड और तीसरा हमें आइस देखने को मिलता है। यहाँ पर रॉक को तोड़ने का काम इन तीन एजेंट्स ने किया है। उसी समय ये जो मटेरियल इस एरिया में डिपॉजिट हुआ है उसको वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसपोर्ट करने का काम और आखिर में उस प्लेस में डिपॉजिट करने का काम इन्हीं एजेंट के द्वारा किया जाता है जिनकी हमने बात की है। तो वो एजेंट कौन से है? वो है वाटर, विंड एंड आइस। तो ये जो एजेंट है इन्हीं के कारण जो हमारे अर्थ का सरफेस है वहां पे डिफरेंट लैंडफॉर्म भी हमें देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हमने बात की जो हमारा अर्थ सरफेस है वहां पे आने वाले डिफरेंट लैंडफॉर्म्स की और उसका रीजन था वेदरिंग और इरोजन का प्रोसेस। जो इरोजन के तीन एजेंट थे उनमें एक था वाटर और उस वाटर के द्वारा किस प्रकार के लैंडफॉर्म हमारे अर्थ पे बनाए जाते हैं उसकी यहाँ पर हम बात करेंगे। हम बात करेंगे वर्क ऑफ द रिवर की। द रनिंग वाटर इन द रिवर रोड्स द लैंडस्केप। जो हमारी नदी होती है वो क्या करती है, उसके रास्ते में जो भी चट्टाने आते हैं, जो भी एरिया आती है उसको इरोड करने का काम, उसको काटने का काम करती है और आगे बहने का काम करती है। तो इसी दरमियान हमें कुछ वाटर बॉडीज बनती हुई देखने को मिलती है जिनमें से एक है वाटरफॉल। When the river tumbles at the steep angle over very hard rock or down a steep valley side, it form waterfall। तो वाटरफॉल का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है, साइड में ये पिक्चर हमें दी गई है, इसकी मदद से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमें दो लेयर ऑफ रॉक देखने को मिलते हैं जिनमें से एक है हार्ड रॉक
और दूसरा है सॉफ्ट रॉक। यहाँ पे सबसे ऊपर की जो लेयर है वो हमें हार्ड रॉक से बनती हुई देखने को मिलती है। इसका मतलब यहाँ पे जो ऊपर की लेयर है वहां पे इरोजन काफी कम हमें देखने को मिलेगा, बिकॉज इट इज अ हार्ड रॉक, काफी कठिन रॉक होता है। उसके कारण यहाँ पे जो नदी बहती हुई हमें देखने को मिल रही है वो इतनी अधिक मात्रा में ये जो रॉक है उसको इरोड नहीं कर पाएगी एज कंपेयर टू इस एरिया में ये जो येलो कलर का रॉक का लेयर हमें देखने को मिलता है उसके मुकाबले। तो उसके कारण क्या होगा, यहाँ पे एक वाटरफॉल बनता हुआ हमें देखने को मिलेगा। तो एक्चुअल में वाटरफॉल किस प्रकार से होता है, खासकर जो वाटरफॉल होता है जो माउंटेन का एरिया होता है वहां पे हमें देखने को मिलता है, जहां पे काफी ऊंचाई से पानी हमें नीचे गिरता हुआ देखने को मिलता है। इस प्रकार की सिचुएशन हमें जहां पे देखने को मिलती है तो उस एरिया को हम वाटरफॉल कहते हैं। कई सारी मूवीज में आपने वाटरफॉल देखे होंगे। नीचे यहाँ पे हमें एक रियल पिक्चर ऑफ वाटरफॉल दी गई है जो कि नायगारा जो वाटरफॉल है उसकी है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमें वाटरफॉल्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे डू यू नो में कुछ वाटरफॉल के बारे में कुछ फैक्ट हमें दिए गए हैं, उसकी यहाँ पर हम बात करेंगे। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल वाटरफॉल इन द वर्ल्ड, द हाईएस्ट वाटरफॉल इज एंजल वाटरफॉल ऑफ वेनेजुएला इन साउथ अमेरिका। द अदर वाटरफॉल्स आर नायगारा वाटरफॉल लोकेटेड ऑन द बॉर्डर बिटवीन Canada and USA in North America, and Victoria waterfall on the border of Zambia and Zimbabwe in Africa। यहाँ पे हमें विश्व का सबसे ऊंचा वाटरफॉल देखने को मिलता है जिसका नाम है एंजल वाटरफॉल, जो कि वेनेजुएला देश में देखने को मिलता है। और वेनेजुएला देश जो कि साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है उस कॉन्टिनेंट में हमें देखने को मिलता है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण वाटरफॉल है नायगारा वाटरफॉल, जो कि हमें यूएस और जो कनाडा का बॉर्डर है वहां पे देखने को मिलता है। और तीसरा और आखिरी महत्वपूर्ण वाटरफॉल है विक्टोरिया वाटरफॉल, जो कि हमें जाम्बिया और जिम्बाब्वे जो देश है उनके बॉर्डर पे देखने को मिलता है। और ये वाटरफॉल हमें अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है वहां पे देखने को मिलता है। यहाँ पर हम मियांडर और ऑक्सबो लेक इन दोनों को एक साथ समझने की कोशिश करेंगे। पहले बात करेंगे मियांडर की। एज द रिवर इंटर द प्लेन it twist and turn forming the large bay known as the meanders. Oxbow Lake, the continuous erosion and deposition along the side of the meander, the ends of the meander loop come closer and closer. In due course of time, meander loop cut off from the river and form cut off lake, also called Oxbow Lake। यहाँ पर हम मियांडर और ऑक्सबो लेक का जो कंसेप्ट है उसको इस पिक्चर के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए पहले यहाँ पर हम बात करेंगे मियांडर की। जो नदी होती है वो इस प्रकार से बहती हुई हमें देखने को मिलती है। अगर आपने सैटेलाइट पिक्चर देखी होगी किसी नदी की तो वहां पे इस प्रकार की जो नदी होती है उसकी पूरी फॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है। इस प्रकार के टर्न्स हमें जब रिवर के देखने को मिलती है तो उसे कहा जाता है मियांडरिंग ऑफ द रिवर। ये बन जाएगी हमारे रिवर की मियांडरिंग। उसी समय जो ऑक्सबो लेक का जो कंसेप्ट होता है वो थोड़ा डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर हम जो ऑक्सबो लेक है उसको समझने की कोशिश करेंगे। ये हमारा पहला पॉइंट बन जाएगा ए, ये दूसरा पॉइंट यहाँ पर हम बी लेंगे और यहाँ पे आखिर में हम तीसरा पॉइंट सी लेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो नदी का जो रिवर का फ्लो है वो हमें इस दिशा में देखने को मिल रहा है। इस प्रकार से नदी यहाँ पे बहती हुई देखने को मिलती है। अब यहाँ पे सबसे अधिक मात्रा में इरोजन किस एरिया में होगा, अगर हम पॉइंट ए की बात करें तो सबसे अधिक इरोजन का एरिया यहाँ पे इस एरिया में हमें देखने को मिलेगा। और डिपोजिशन उसका जो अपोजिट का एरिया है, मतलब इस एरिया में हमें डिपोजिशन होता हुआ देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ जो बी का पॉइंट है सबसे अधिक मात्रा में इरोजन हमें ये जो पॉइंट है यहाँ पे इस पॉइंट पे देखने को मिलेगा। और जो डिपोजिशन का एरिया है वो डिपोजिशन का एरिया हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। और आखिर में सी पॉइंट में उसी प्रकार से जो इरोजन का एरिया है इरोजन का एरिया यहाँ पे देखने को मिलेगा और डिपोजिशन का एरिया हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा यहाँ पे जो इरोजन का प्रोसेस है वो कंटिन्यूस वे में चलता रहेगा।
जिसके कारण यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ तक इरोजन होगा और इस एरिया में भी जो इरोजन का प्रोसेस है यहाँ तक इस प्रकार से बढ़ेगा। और आखिर में क्या होगा, यहाँ पे ए पॉइंट और जो सी पॉइंट है इन दोनों के बीच में एक प्रकार से डायरेक्ट कनेक्शन इस प्रकार से बनता हुआ हमें देखने को मिलेगा, जिसके कारण यहाँ पे जो नदी है उसने जो टर्न लिया है, अब नदी वो टर्न ना लेकर क्या करेगी, सीधे तौर पे इस एरिया से सीधे तरफ से बहने लगेगी, जिसके कारण ये जो पूरा का पूरा एरिया है पूरी तरह से नदी से कट हो जाएगा और उसी को कहा जाता है कट ऑफ लेक या उसी को कहा जाता है ऑक्सबो लेक। यहाँ पे पिक्चर में हमें ऑक्सबो लेक की ये पिक्चर देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से जो हमारी नदी है वहां पे मियांडरिंग और जो ऑक्सबो लेक का फॉर्मेशन है वो हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे फ्लड प्लेन्स की। फ्लड प्लेन्स एट द टाइम रिवर ओवरफ्लो इट्स बैंक्स, this lead to the flooding of the neighboring areas. As it floods, it deposits layer of fine soil and other material called sediments along its bank. This lead to the formation of the flat fertile floodplains. Levees, the raised banks of the river are called levees. तो सबसे पहले यहाँ पे फ्लड प्लेन का जो कंसेप्ट है उसको समझेंगे। तो देखिए जैसे ही बरसात का मौसम आता है यहाँ पे इस एरिया में रिवर में जो पानी की मात्रा है काफी बढ़ती हुई हमें देखने को मिलती है, जिसके कारण जो रिवर है उसका जो मेन चैनल है वहां पे जो पानी है वहां पे उस चैनल से बाहर निकलने की कोशिश करेगा, मतलब आसपास के एरिया में हमें पानी इस प्रकार से फैलता हुआ देखने को मिलेगा। उसी समय जो पानी है उसके साथ उसने जो भी सेडिमेंट को कैरी किया है, मतलब जो भी उसमें कंकर होंगे उसमें कई प्रकार की मिट्टी हमें देखने को मिलेगी, उसी समय उसमें कई प्रकार के कंकड़ भी हमें देखने को मिलेंगे। अब ये जो पूरी की पूरी मिट्टी है या पूरे के पूरे जो सेडिमेंट है ये आसपास के एरिया में डिपॉजिट होते हुए हमें देखने को इस प्रकार से मिलेंगे। ये जो नदी का आसपास का एरिया है वो पूरा का पूरा एरिया इस प्रकार से ये जो सेडिमेंट है उनके द्वारा भर जाएगा, जिसके कारण यहाँ पे फ्लड प्लेन्स बनते हुए हमें देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ पे जो रिवर में पानी है उसकी मात्रा कम हो जाएगी तो जो आसपास का एरिया है वहां पे काफी फर्टाइल फाइन सॉइल यहाँ पे डिपॉजिट होती हुई हम देख सकते हैं और ये जो सॉइल है उपजाऊ हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे लेवेज की। जो लेवेज का प्रोसेस है इट इज सेम एज लाइक द फ्लड प्लेन्स। क्या होता है, जैसे ही रिवर में पानी की मात्रा बढ़ती है तो यहाँ पे एक बैंक जैसा, मतलब जो हमारा कंपाउंड वॉल होता है उसके जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पे नदी के दो तरफा यहाँ पे हमें बनता हुआ देखने को मिलता है। अब ये जो कंपाउंड वॉल है या जो लेवेज है उसका फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है उसको यहाँ पर समझेंगे। देखिए जैसे ही पहला फ्लड आएगा यहाँ पे नदी के पहले एरिया में यहाँ पे जो सेडिमेंट है उसका डिपोजिशन होगा, उसके बाद दूसरा फ्लड आएगा उस एरिया में इसके ऊपर ये दूसरी लेयर बनेगी, तीसरा फ्लड आएगा। इस प्रकार से जैसे जैसे फ्लड आते जाएंगे यहाँ पे जो बैंक है उसकी साइज और उसकी हाइट बढ़ती जाएगी और आखिर में इनका फॉर्मेशन हमें लेवीज में बनता हुआ देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने फ्लड प्लेन्स और जो लेवीज है उनकी बात की। अब यहाँ पर आखिर में बात करेंगे डेल्टा की। As the river approaches the sea, the speed of the flowing water decreases and the river begins to break into the number of streams called distributaries. The river becomes so slow that it began to deposit its load. Each distributary from its oven mouth, the collection of the sediment from all the mouth form the delta. तो जो डेल्टा होता है उसका फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है साइड में इस पिक्चर के माध्यम से आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले मेन रिवर देखने को मिलती है। देखिए यहाँ पे ये जो पूरा का पूरा है ये मेन रिवर का एरिया है और साइड में ये जो एरिया हमें देखने को मिल रहा है इट इज अ फ्लड प्लेन्स। ये पूरा का पूरा एरिया हमें सेडिमेंट से डिपॉजिट देखने को मिलता है। जैसे जैसे रिवर जो मैदानी एरिया होता है, मैदानी एरिया में रिवर इंटर करती है, वहां पे जो रिवर का जो फ्लो होता है वो काफी कम देखने को मिलता है। उसका रीजन क्या होता है, जैसे ही रिवर जो ओरिजिन पॉइंट ऑफ द माउंटेन होता है वहां से ओरिजिन करती है वहां पे जो स्लोप हमें देखने को मिलता है वो काफी अधिक होता है, जिसके कारण इस एरिया में जो रिवर की बहने की गति होती है काफी अधिक मात्रा में होती है। लेकिन जैसे ही रिवर एक फ्लैट लैंड में इंटर करती है वहां पे उसकी बहने की गति काफी कम होती है, जिसके कारण उसने जो भी सेडिमेंट अपने साथ कैरी की है उसको आगे कैरी करना काफी मुश्किल हो जाता है, जिसके कारण जो रिवर होती है वो क्या करती है उसी के एरिया में, मतलब
बीच में ही जो सेडिमेंट होती है उनका डिपोजिशन शुरू कर देती है। यहाँ पे ये जो एरिया है वो डिपोजिशन के कारण पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता है। उसके कारण रिवर क्या करती है, दूसरे रास्ते से सी से जाकर मिलने की कोशिश करती है, लेकिन फिर आगे जाकर फिर से यहाँ पे डिपोजिशन का प्रोसेस हमें देखने को मिलता है। उसके कारण फिर से वो जो नया चैनल है वो भी ब्लॉक होता हुआ हमें देखने को मिलता है। फिर से रिवर दूसरा रास्ता पकड़ती है और सी से जाकर मिलती है। इस प्रकार से जो डिपोजिशन होता है वो हमें रिवर के बेड पे ही देखने को मिलता है, जिसके कारण जो मेन रिवर है वो कई सारे ब्रांचेस में बढ़ती हुई हमें देखने को मिलती है, जिन्हें कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटरीज ऑफ रिवर। यहाँ पे जो पूरी की पूरी डिस्ट्रीब्यूटरीज होती है वो सारा एरिया यहाँ पे जो फाइन सेडिमेंट होती है उनका डिपोजिशन देखने को मिलता है, जिसके कारण यहाँ की जो मिट्टी होती है काफी उपजाऊ हमें देखने को मिलती है। और इस प्रकार का जहाँ पे भी हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलता है उसे कहा जाता है डेल्टा। तो इस प्रकार से इन डिटेल में हमने डेल्टा को समझा। अब यहाँ पर हम बात करेंगे वर्क ऑफ द सी वेव्स की, मतलब जो सी वेव्स होती है उनके द्वारा किस प्रकार के लैंडफॉर्म हमें हमारे अर्थ के सरफेस पे देखने को मिलते हैं उसकी यहाँ पर हम बात करेंगे। The erosion and deposition of the sea wave give rise to the coastal landform। इरोजन और डिपोजिशन का जो प्रोसेस है उसके कारण जो कोस्टल लैंडफॉर्म होते हैं वहां पे हमें भिन्न भिन्न लैंडफॉर्म देखने को मिलते हैं, उनकी यहाँ पर हम बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे केव्स की। सी वेव कंटिन्यूसली स्ट्राइक एट द रॉक क्रैक डेवलप ओवर टाइम, दे बिकम लार्जर एंड वाइडर, hollow like cave are formed on the banks, they are called sea caves। जो सी केव्स होती है उनका फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है यहाँ पे इस आकृति के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो मान लीजिए इस एरिया में हमें वाटर देखने को मिलता है, इस एरिया में हमें सी देखने को मिलता है, और समंदर में या समंदर के साइड में यहाँ पे हमें एक बड़ी चट्टान देखने को मिलती है। यहाँ पे पहले क्या होगा, यहाँ पे खाली पहले एक क्रैक होगा। यहाँ से जो वाटर आएगा वो सीधे तौर पे ये जो क्रैक है इनमें इंटर करेगा। यहाँ पे जो वाटर की जो मूवमेंट है, जैसे कि हम सभी जानते हैं जो वाटर होता है, वाटर का जो सरफेस का एरिया होता है वहां पे कई सारी लहरें या वेव बनती हुई हमें देखने को मिलेगी। ये जो वेव्स है वो क्या करेगी, यहाँ पे ये जो क्रैक्स है यहाँ पे स्ट्राइक करेगी, मतलब यहाँ पे जाके टकराएगी, जिसके कारण ये जो क्रैक्स है वो वाइड बनते जाएंगे, इनका आकार इस प्रकार से बड़ा होता जाएगा। जैसे जैसे ये जो साइज है बड़ा होता जाएगा उसी समय जो अंदर का एरिया है वहां पे भी कई सारी स्ट्राइक हमें देखने को मिलती है, जिसके कारण यहाँ पे एक टनल जैसा स्ट्रक्चर बनता हुआ हमें देखने को मिलेगा। तो उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को हम सी केव्स कहेंगे। दूसरी तरफ हम बात करेंगे सी अर्चेस की। एज दिस कैविटीज बिकम बिगर एंड बिगर, ओनली द रूफ ऑफ द केव रिमेन थ्यूज फॉर्मिंग द सी अर्चेस। जो सी केव्स होती है उसका जो एडवांस प्रोसेस होता है, मतलब जो अगला प्रोसेस होता है या अगला लैंडफॉर्म होता है उसे कहा जाता है सी आर्चेस। तो मान लीजिए ये जो एरिया है यहाँ पे जो चट्टान है वो समुद्र के बीचों बीच है। यहाँ पे जो टनल का एरिया है इट विल बी बिकम डीपर एंड डीपर विद द पीरियड ऑफ टाइम। जो दूसरे एरिया से मतलब जो पीछे का एरिया है वहां पे भी वाटर होगा, और ये जो एरिया है यहाँ से दूसरे एरिया में कनेक्ट हो जाएगा, और यहाँ से एक ब्रिज लाइक का स्ट्रक्चर खाली बनता हुआ हमें देखने को मिलेगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे सी आर्चेस। तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे स्टैक्स की। तो जो स्टैक्स होते हैं उनका फॉर्मेशन किस प्रकार से होते हैं, यहाँ पे जो भी वाटर होगा उसके कारण जो इरोजन का प्रोसेस है वो कंटिन्यूस वे में आगे चलता ही रहेगा, जिसके कारण यहाँ पे जो रूफ का एरिया है मतलब जो ऊपर वाला एरिया है पूरी तरह से कोलैप्स हो जाएगा, और आखिर में यहाँ पे इस प्रकार के दो स्तंभ बनते हुए हमें देखने को मिलेंगे। तो ये जो स्तंभ है इन्हीं को हम क्या कहेंगे, इन्हीं स्तंभ को हम स्टैक्स कहेंगे। चौथे नंबर पर हम बात करेंगे सी क्लिफ की। द स्टीप रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकल अबव द सी वाटर इज कॉल्ड सी क्लिफ। जो समंदर होता है उसका जो किनारी एरिया होता है वहां पे इस प्रकार से सीधे तौर पे कोस्ट लाइन हमें वर्टिकल वे में देखने को मिलती है। यहाँ पे कोई चट्टान हो सकती है, कोई माउंटेन का एरिया भी हो सकता है, तो इसे कहा जाता है माउंटेन क्लिफ। आखिर में हम बात करेंगे बीचेस की। द सी वेव डिपॉजिट सेडिमेंट्स अलोंग द शोर फॉर्मिंग द बीचेस। जो सी वेव्स होती है वो क्या करती है, जो शोर का एरिया होता है मतलब जो कोस्टल एरिया होता है वहां पे इस एरिया में काफी फाइन
पार्टिकल्स ऑफ द सॉइल को जमा करने का काम करती है, डिपॉजिट करने का काम करती है। और यहाँ पे जो भी लैंडफॉर्म का फॉर्मेशन होता है उसे कहा जाता है बीचेस। जो सी वेव्स होती है उनके द्वारा जो भी लैंडफॉर्म हमें देखने को मिलते हैं, यहाँ पर इस पिक्चर के माध्यम से काफी आसानी से हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमने बात की थी सी केव की। तो देखिए यहाँ पे एक बड़ी सी चट्टान हमें देखने को मिलती है और इस एरिया में यहाँ पे हमें केव देखने को मिल रही है। इस प्रकार का स्ट्रक्चर हमें सी का जो कोस्टल एरिया होता है या सी में देखने को मिलता है। दूसरी तरफ दूसरे नंबर पर हमने बात की थी सी आर्चेस की। यहाँ पे सी आर्चेस का फॉर्मेशन इस प्रकार से होता है, जो सी का जो फ्रंट का एरिया है वहां पे भी हमें पानी देखने को मिलता है, तो इस समय सी का जो बैक का एरिया है वहां पे भी हमें पानी देखने को मिलता है। मतलब यहाँ पे एक प्रकार से एक ब्रिज सा बनता हुआ हमें देखने को मिलता है, तो उसी को कहा जाता है सी आर्चेस। जैसे जैसे यहाँ पे जो इरोजन का प्रोसेस है वो आगे बढ़ता जाएगा, यहाँ पे जो रूफ का जो एरिया है मतलब उसका जो टॉप का एरिया है पूरी तरह से इरोड हो जाएगा, पूरी तरह से कोलैप्स हो जाएगा और आखिर में यहाँ पे इस प्रकार का स्तंभ हमें या कॉलम बनता हुआ देखने को मिलेगा, जिसे हम स्टैक्स कहेंगे। उसके बाद हमने बात की थी सी क्लिफ की। तो यहाँ पे जो कोस्टल एरिया होता है वहां पे जो भी वर्टिकल लैंडफॉर्म हमें देखने को मिलता है, एक प्रकार से वो एक चट्टान भी हो सकती है या माउंटेन भी हो सकता है। यहाँ पे जो लैंडफॉर्म बनेगा उसे हम कहेंगे सी क्लिफ। तो यह बन जाएगा हमारा सी क्लिफ। और आखिर में यहाँ पर हमने बात की थी बीचेस की। जो बीचेस का एरिया होता है उस एरिया में हमें जो फ्लैट सरफेस होता है वो देखने को मिलता है और यहाँ का जो स्लोप होता है काफी कम देखने को मिलता है, जिसके कारण यहाँ पे जो सी वेव्स होती है उनकी जो एक्टिविटी होती है वो काफी शार्प देखने को नहीं मिलती, जिसके कारण इस एरिया में छोटे छोटे मिट्टी के कंकर या रेती के कंकर यहाँ पे डिपॉजिट होते हुए हमें देखने को मिलते हैं और अंत में यहाँ पे हमें सी बीचेस का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से इन डिटेल में हमने फीचर मेड बाय द सी वेव्स को समझा। यहाँ पर अब हम बात करेंगे वर्क ऑफ ग्लेशियर की। जो ग्लेशियर है उसके द्वारा किस प्रकार के लैंडफॉर्म हमारे अर्थ पे बनाए जाते हैं उसकी यहाँ पर हम बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम ग्लेशियर को समझने की कोशिश करेंगे। River of ice which to erode the landscape by bulldozing soil and stone to expose the solid rock below. Glacier carve out deep hollows. As the ice melt, they get filled up with the water and become beautiful lake in the mountains. तो ग्लेशियर हम किसे कहेंगे? ग्लेशियर इज अ रिवर ऑफ आइस। जो आइस की जो बर्फ की नदी है उसे हम ग्लेशियर कहेंगे। यहाँ पे साइड में हमें एक पिक्चर दी गई है। इस पिक्चर में यहाँ पे पूरी तरह से हमें पहाड़ी इलाका देखने को मिल रहा है और इस इलाके में पूरी तरह से यहाँ पे इस एरिया में बर्फ का जमावड़ा हमें देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे जिस किसी मात्रा में भी बर्फ यहाँ पे जमा होगी वो बर्फ क्या करेगी, विद द स्लोप नीचे की तरफ ट्रैवल करेगी, मतलब नीचे की तरफ मूव करेगी, सरकना शुरू करेगी। तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगी, यहाँ पे ये बन जाएगी रिवर ऑफ आइस। मतलब यहाँ पे ये बर्फ की नदी इस प्रकार से यहाँ पे इस एरिया में बनती हुई हमें देखने को मिल रही है, जो कि नीचे की तरफ बहती हुई यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। तो इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को हम रिवर ऑफ आइस कहेंगे। यहाँ पे एक माउंटेन का पीक हमें देखने को मिल रहा है और उसके बॉटम में यहाँ पे हमें काफी अधिक मात्रा में बर्फ जमी हुई देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो सर्दी का मौसम है, सर्दी के मौसम में यहाँ पे बर्फ काफी अधिक मात्रा में इस प्रकार से जम जाएगी और जैसे ही गर्मी का मौसम आएगा यहाँ पे इस एरिया की जो बर्फ है वो पिघल जाएगी और जो पानी है इस एरिया से निकलकर दूसरी तरफ चला जाएगा और यहाँ पे जो हॉलो लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, मतलब एक डीप एरिया बनेगा, उस एरिया में कुछ पानी यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा जो कि एक ब्यूटीफुल लेक का फॉर्मेशन करता हुआ हमें देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से जो माउंटेन का एरिया है वहां पे हमें कई सारी बर्फ और बर्फ की नदी जिसे हम ग्लेशियर कहते हैं देखने को मिलती है। उसी समय जो माउंटेन का एरिया है वहां पे लेक भी हमें देखने को मिलते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर हम बात करेंगे ग्लेशियल मोरेन की। The material carried by the glacier such as rocks, big and small, sand and sleet get deposited. This deposit form the glacial moraine. तो ग्लेशियर मोरेन हम किसे कहेंगे, जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं, जो नदी होती है नदी के द्वारा जो भी मिट्टी कंकड़ को
कैरी किया जाता है उसे हम सेडिमेंट कहते हैं। उसी प्रकार से जो बर्फ होती है वो क्या करती है अपने साथ सॉइल, जो रॉक के छोटे छोटे टुकड़े, इस प्रकार के कई सारे सेडिमेंट कैरी करती है। तो उन्हीं को क्या कहा जाता है, उन्हीं को कहा जाता है ग्लेशियल मोरेन। यहाँ पे ये जो ब्लैक एरिया हमें देखने को मिल रहा है, ब्लैक बेल्ट, तो ये क्या है, इट इज अ ग्लेशियल मोरेन। तो यहाँ पे ये दूसरी जो ग्लेशियर हमें देखने को मिलती है, जिसका ये साइड का एरिया है, यहाँ पे इस एरिया में जो ग्लेशियल मोरेन है उसका डिपॉजिट हुआ है, और ये जो साइड की दूसरी ग्लेशियर है उसके द्वारा भी इस एरिया में यहाँ पे हमें जो ग्लेशियर मोरेन है वो जमा होते हुए देखने को मिलते हैं। जो ग्लेशियर मोरेन होते हैं कुछ ना होकर क्या है, जो बर्फ होता है, जो रिवर ऑफ आइस होती है, उसके द्वारा जो भी सेडिमेंट कैरी किए गए हैं उसी को कहा जाता है ग्लेशियर मोरेन। आखिर में इस स्लाइड में हम बात करेंगे वर्क ऑफ विंड की, मतलब जो विंड होती है, हवा होती है, वो किस प्रकार से जो हमारा लैंडफॉर्म है उसको अफेक्ट करने का काम करती है, उसकी यहाँ पर हम बात करेंगे। एन एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन इन द डेजर्ट इज विंड। जो डेजर्ट का एरिया होता है वहां पे सबसे महत्वपूर्ण इरोजन और डिपोजिशन का एजेंट अगर हमें कोई देखने को मिलता है तो वो है विंड। अब यहाँ पर जो विंड है उसके द्वारा बनाए गए जो लैंडफॉर्म है उनको यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे मशरूम रॉक की। विंड इरोड द लोअर सेक्शन ऑफ द रॉक मोर देन अपर पार्ट, देयरफॉर सच a rock have a narrow base and wider top. Such a rock structure is called mushroom rock. जो मशरूम रॉक है उसका पूरा का पूरा कंसेप्ट यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए एक डेजर्ट एरिया है और डेजर्ट एरिया में इस प्रकार की एक चट्टान हमें देखने को मिलती है जो कि पहले नंबर पे आती है। अब यहाँ पे क्या होगा, जो बॉटम का एरिया है इस एरिया में सबसे अधिक मात्रा में इरोजन देखने को मिलेगा। उसका रीजन क्या है, जो हवा होती है, हवा क्या करेगी, उसके साथ कुछ कंकर या मिट्टी को क्या करेगी, कैरी करेगी। अब ये जो कंकर है, ये जो मिट्टी है, इट विल बी स्ट्राइक ऑन दिस बॉटम एरिया एज कंपेयर टू इस टॉप एरिया। सबसे अधिक मात्रा में ये नीचे वाला जो एरिया है यहाँ पे इसके द्वारा जो हवा होती है स्ट्राइक की जाएगी, जिसके कारण इस एरिया में सबसे अधिक मात्रा में हमें इरोजन देखने को मिलेगा। अगर विंड की दिशा इस दिशा से इस दिशा की तरफ है तो सबसे ज्यादा इरोजन हमें इस एरिया में देखने को मिलेगा। अगर विंड की दिशा यहाँ से है तो इस एरिया में हमें इरोजन देखने को मिलेगा। अगर विंड की दिशा दूसरी तरफ से है तो जो आगे वाला एरिया है वहां पे हमें इरोजन देखने को मिलेगा। अगर बैक से है तो बैक के एरिया में हमें इरोजन देखने को मिलेगा। जब कभी भी किसी रॉक का जो बॉटम का एरिया होता है उसका इरोजन हो जाता है, तब हमें आखिर में इस प्रकार का एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसे कहा जाता है मशरूम रॉक। इस प्रकार के स्ट्रक्चर आपने डेजर्ट के एरिया में जरूर देखे होंगे, तो इसी को कहा जाता है मशरूम रॉक। वर्क ऑफ विंड में हमारा दूसरा लैंडफॉर्म है सैंड डून, उसको समझने की यहाँ पर हम कोशिश करेंगे। When the wind blow, it lift and transport sand from one place to another place. When it stop blowing, the sand falls and get deposited in a low hills like structure. These are called sand dunes. जब कभी भी जो डेजर्ट एरिया होता है उस एरिया से विंड ब्लो करती है तो वो क्या करेगी, अपने साथ जो सैंड है उसको भी कैरी करेगी, मतलब उसको भी लिफ्ट अप करेगी और वो क्या करेगी, दूसरी जगह पर वो जो सैंड है उसको ट्रांसपोर्ट करेगी। तो उसके कारण वहां पे एक लो हिल जैसा, मतलब जो छोटी पहाड़ी होती है उसके जैसे कुछ स्ट्रक्चर बनते हुए हमें देखने को मिलेंगे। तो उन्हीं को क्या हम कहेंगे, उन्हीं को हम सैंड डून्स कहेंगे। साइड में ये जो पिक्चर हमें देखने को मिल रही है, इट इज एग्जाम्पल ऑफ द सैंड डून। तो ये एक सैंड डून्स है। इस प्रकार के सैंड डून्स आपने मूवीज में देखे होंगे या पिक्चर में देखे होंगे, या कई सारे जो सॉन्ग्स आपने सुने हैं उन सॉन्ग में यहाँ पे उनको फिल्माने का काम या उनका जो चित्रीकरण हमें देखने को मिलता है। तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे लुईस की। When the grain of the sand are very fine and light, the wind carry it over very long distance. When such a sand is deposited in a large area, it's called loess. Large deposit of loess is found in China. जैसा कि पहले ही हम बात कर चुके हैं, जो विंड होती है वो क्या करती है, काफी अधिक मात्रा में सैंड को वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। लेकिन जब कभी जो सैंड होती है उसमें सबसे छोटे छोटे जो पार्टिकल होते हैं, छोटे छोटे जो कंकर होते हैं, उनको क्या करती है विंड
काफी दूरी तक उनको ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। तो जब कभी भी यहाँ पे काफी दूरी पे ट्रांसपोर्ट होता है और दूसरे एरिया में ये जो छोटे छोटे पार्टिकल है उनका डिपोजिशन होता हुआ हमें देखने को मिलता है, तो उस एरिया की जो मिट्टी है वो लोएस प्रकार की बन जाएगी। वहां पे काफी छोटे छोटे पार्टिकल्स या फाइन पार्टिकल्स हमें देखने को मिलेंगे। इस प्रकार के कई सारे मैदान हमें चाइना में देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने 7वीं क्लास की जो ज्योग्राफी की बुक है उसके तीसरे चैप्टर को हमने इन डिटेल में पढ़ा है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और आखिर में जो अपने क्वेश्चन होंगे, जो क्वेरीज होगी या कोई भी आपके सुझाव होंगे उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और ना भूलकर हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और जो अपना टेलीग्राम का सिद्धू आईएएस का चैनल है उसको ज्वाइन करें और वहां पे इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे उनको जरूर सॉल्व करेंगे। इसी के साथ ही मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप सभी से इजाजत चाहता हूं।